प्रतीक्षा ने मानव को बताया कि पूर्णिमा की ग्रहण वाली रात उसे गरुड़ मंदिर को ढूंढकर उसमें गरुड़ स्तुति करनी होगी। तभी देविका गुस्से में बोली, प्रतीक्षा, तुम दोस्ती निभा रही हो या दुश्मनी? प्रतीक्षा बोली, मैं बस मानव की मदद कर रही हूँ। देविका प्रतीक्षा के पास आते हुए बोली, और ये कैसी मदद है जहाँ तुम अपने ही दोस्त को एक ऐसी जगह जाने के लिए कह रही हो जो खतरनाक है, जहाँ नक्सलवादी हैं, जहाँ सेना के जवान भी बिना बंदोबस्त के नहीं जाते, और तुम कह रही हो कि मानव वहां जाकर मंदिर ढूंढकर स्तुति करे? प्रतीक्षा गुस्साते हुए बोली, लुक देविका, मुझे नहीं पता कि तुमको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं तुमको क्लियर कर दूं कि मैंने मानव को बस वो इन्फॉर्मेशन दी है जो उसे पता होनी चाहिए। मैंने बस उस मैसेज को डिकोड किया है जो संप्रति ने उसे दिया। उससे आगे क्या करना है यह मानव का डिसीजन है। देविका चिढ़ते हुए बोली, डोंट यू हैव अ कॉमन सेंस कि कौन सी बात बतानी चाहिए और कौन सी नहीं? प्रतीक्षा जवाब में कुछ बोल पाती उससे पहले मानव बोल पड़ा, स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट। बहस करना बंद करो। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, और तुम लोग मुझे और कंफ्यूज कर रहे हो। देविका मानव के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, कंफ्यूजन कैसा? तुमको ऐसी जगह बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जहाँ तुम्हारी जान को खतरा हो। मानव ने देविका की ओर देखा और बोला, और क्या मैं यहाँ सेफ हूँ? 2 बार मेरी किडनैपिंग की साजिश हो चुकी है। हर दिन कोई न कोई मुसीबत आती ही रहती है, और तुम्हारी खुफिया विभाग और सिक्योरिटी ये भी सिर्फ नाम की है। कल ही कोई आदमी मेरे कमरे में कुछ ढूंढने आया था। ये तो अच्छा हुआ कि मैं वहां था नहीं। प्रतीक्षा चौंकते हुए बोली, लेकिन वो लोग क्या ढूंढ रहे थे? वो तो तुम्हारे पीछे थे ना? मानव ने जवाब में कंधे उचका दिए और बोला, ये तो पता नहीं कि वो क्या ढूंढ रहे थे। शायद वो कपड़ा ढूंढ रहे थे, लेकिन उनकी फूटी किस्मत कि उनको खाली हाथ ही लौटना पड़ा। प्रतीक्षा ने एक राहत की सांस ली और बोली, अब आगे क्या? मानव खड़ा होते हुए बोला, अब आगे ये कि सही वक्त पर सही निर्णय। फिर मानव उठकर खड़ा हुआ ही था कि उसके टी शर्ट के अंदर कोच के रखी हुई किताब बाहर गिर गई, और जब तक मानव झुकता, देविका ने झट से किताब को उठा लिया। मानव आगे बढ़कर किताब को वापस लेता, लेकिन उससे पहले ही देविका ने उसे खोल दिया। किताब खोलते ही देविका चौंक गई। वो लगभग चिल्लाते हुए मानव से बोली, ये क्या है और ये तुमको कहां से मिली? मानव ने देविका से किताब लेने की कोशिश की तो वह किताब को पीछे कर 2 कदम पीछे हट गई। मानव देविका को घूरते हुए बोला, देविका, चुपचाप मेरी किताब मुझे वापस कर दो, इट्स पर्सनल। देविका भी उसी तेवर में बोली, इट्स नॉट पर्सनल मानवेंद्र, ये देश के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए खतरा भी हो सकता है। मुझे इस किताब को लैब में भेजना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि इसके सहारे जंगल और दूसरी दुनिया के बारे में हम बहुत से राज समझ पाएंगे। मानव देविका की आंखों में देखकर बोला, तुम्हारे लिए सब कुछ बस सिस्टम है ना? तुम लोगों को देश दुनिया की रक्षा के नाम पर दूसरों की जिंदगी पर घुसने की आदत पड़ चुकी है। ये किताब किसी दूसरे दुनिया की नहीं, बल्कि मेरे गुरुजी महंत निरंजन जी की लिखी हुई है। उनको आदिवासियों की भाषा आती थी। उन्होंने हमें भी ये भाषा खेल कूद में सिखाई थी, लेकिन हमें लगा कि बस वो कोई खेल सिखा रहे हैं। अगर तुम्हें सच में चीजों को समझना है तो दूसरे की चीजों पर कब्जा जमाने की बजाय मेहनत करो और चीजों का पता करो। मानव की बात सुनकर देविका ने किताब को उलट पलट कर देखा तो किताब महंत जी की हैंडराइटिंग में लिखी हुई थी। देविका निरंजन की लिखी हुई चिट्ठी चिरंतन के यहाँ देख चुकी थी, इसलिए उसने राइटिंग पहचान कर किताब मानव को वापस कर दिया। मानव ने फिर किताब प्रतीक्षा की ओर बढ़ाई और बोला, मेरे लिए एक छोटा सा काम और कर दो। ये डायरी या किताब जो भी हो मुझे पढ़कर सुना दो। मैंने पढ़ने की कोशिश की लेकिन पढ़ नहीं पाया। प्रतीक्षा ने मानव के हाथ से किताब लिया और खोलकर देखने लगी और बोली, मानव, ये किताब नहीं बल्कि कोई रिकॉर्ड जैसा लग रहा है। प्रतीक्षा ने थोड़ा सा पढ़ा और बोली, किसी इलाज का रिकॉर्ड? इसमें कुछ लोगों के इलाज का रिकॉर्ड है, जैसे डॉक्टर लोग रखते हैं वैसा ही कुछ। फिर मानव बोला, आगे पढ़कर बताओ। प्रतीक्षा चुपचाप थोड़ी देर तक पढ़ती रही और बोली, मानव, ये शायद तुम्हारे बारे में है। इसमें किसी 8 महीने के बच्चे के इलाज के बारे में लिखा है। फिर जोर जोर से बोलते हुए सुनाने लगी। वह बच्चा सांस की समस्या से जूझ रहा था। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो लग ही नहीं रहा था कि वो किसी और दुनिया का है। औरत शायद किसी जगह की रानी या किसी धनवान परिवार से थी। दवाओं ने उस पर असर करना तो शुरू कर दिया, लेकिन बच्चे की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। इन दूसरे जगह के निवासियों के लिए शहर की हवा जहरीली लग रही थी। उस औरत की चोंच वाली सहायिका ने ज्यादा घायल होने की वजह से तीसरे दिन ही दम तोड़ दिया। ये सब सुनकर देविका बोली, चोंच वाली औरत? ये कौन है?
फिर मानव की ओर देखते हुए बोली, मानव, क्या वो अफवाह सच थी? जब एक गुंडे ने तुम्हारा घर गिराया था तो? प्रतीक्षा बोली, किस अफवाह के बारे में बात हो रही है? मानव बोला, कुछ महीने पहले मेरे गांव की जमीन पर एक बनवारी नाम के दबंग ने कब्जा करने की कोशिश की। लड़ाई में अचानक एक कब्र खुल गई, जिसमें से मुझे वो कपड़ा मिला था। इस डायरी में जिस औरत का जिक्र है वो मेरी माँ रही होगी, और वो चोंच वाली औरत उनकी कोई सहायिका या रिश्तेदार होगी। फिर प्रतीक्षा से बोला, तुम आगे पढ़ो। प्रतीक्षा ने फिर आगे पढ़ना शुरू किया। मैंने उस औरत से बात करने की कोशिश की, लेकिन हमारी भाषा हमारे आड़े आ रही थी। हमें एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आ रही थी। धीरे धीरे हम इशारे में भी बात करने लगे। लड़के का स्वास्थ्य भी धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसने धीरे धीरे से जगह को समझना शुरू कर दिया था। फेफड़े के इलाज ने लड़के को जीवन दान दे दिया था। आखिरकार मुझे जिस बात का डर था, एक दिन वही हुआ। देविका धीरे से बोली, तो क्या यही वजह है कि तुम उस दिन फुटबॉल मैच में बिल्कुल नहीं थके थे, और शायद इसीलिए तुम हवा में उड़ भी लेते हो? प्रतीक्षा चौंकते हुए बोली, मानव, क्या तुम उड़ते हो? मानव चिढ़ते हुए बोला, उड़ता नहीं हूँ, उछल लेता हूँ, थोड़ा ऊंचा। प्रतीक्षा ने आगे पढ़ना शुरू किया। मैंने पहले कभी किसी औरत को इस तरह मर्दों से लड़ते हुए नहीं देखा था। घायल होने के बाद भी गजब की ताकत, हिम्मत और मेहनत से लड़कर उसने अपनी और अपने बेटे की जान बचाई थी। देविका बोली, लेकिन वो हमलावर कौन थे? प्रतीक्षा जवाब देते हुए बोली, शायद मानव के पिता के दुश्मन, जिनकी वजह से उनको जंगल छोड़ना पड़ा। फिर मानव बोला, वो लोग नागवंश के रहे होंगे। उनकी अभी भी गरुड़ दल से लड़ाई चल रही है। देविका ने प्रतीक्षा की ओर देखा और बोली, क्या मानव की मां की मृत्यु उसी लड़ाई में हुई? प्रतीक्षा डायरी आगे पढ़ते हुए बोली, नहीं, उनकी मृत्यु उस वक्त नहीं हुई थी, बल्कि दवा वगैरह लेकर वो वहां से चली गईं और मानव को वहीं छोड़ दिया। मानव कुछ पल के लिए एकदम अवाक रह गया और बोला, लेकिन क्यों? माँ मुझे साथ क्यों लेकर नहीं गई? प्रतीक्षा बोली, क्योंकि उन्हें लगा कि तुम अगर उनके साथ रहोगे तो तुम्हारी जान को भी खतरा होगा। उन्होंने तुमको महंत जी के पास छोड़ दिया कि बाद में आकर तुमको ले जाएंगी, लेकिन? मानव बोला, लेकिन वो नहीं आई। प्रतीक्षा बोली, हाँ, शायद उनकी हत्या हो गई या घायल होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। फिर देविका बोली, लेकिन महंत निरंजन जी को इस भाषा के बारे में कैसे पता चला होगा? प्रतीक्षा ने एक पन्ना देविका के सामने कर दिया और बोली, ये इसकी वजह से। माँ के जाने के कुछ दिनों बाद एक और आदमी भी आया था। उसके कंधे पर एक गरुड़ भी था। आदमी घायल और जला हुआ था। वह कुछ दिन मानव के साथ रहा। शायद वह मानव के पिताजी रहे होंगे। उन्होंने गरुड़ को वहीं पेड़ पर छोड़ दिया और खुद अपनी पत्नी को ढूंढने चले गए। प्रतीक्षा की बात सुनकर मानव को ऐसा लगा मानो जैसे उसे चक्कर आ जाएंगे। वह बोला, अगर वह गरुड़ मेरी रक्षा के लिए था तो फिर उसने मुझ पर हमला क्यों किया? प्रतीक्षा को चुप देखकर देविका बोली, हो सकता है वो तुम्हारा अलार्म रहा हो। तुम कुछ दिनों में 18 साल के हो जाओगे। अगर वो गरुड़ तुम पर हमला ना करता तो ना तुम डॉक्टर के पास जाते, ना तुमको तुम्हारा राज पता चलता। हो सकता है वो सही समय के इंतजार में रहा हो। तभी अचानक कुछ पढ़ते पढ़ते प्रतीक्षा रुक गई और बोली, मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मिली है। मानव और देविका प्रतीक्षा की ओर देखते हुए एक साथ बोले, कौन सी चीज? प्रतीक्षा ने किताब सामने की ओर घुमाया और बोली, ये निशान तो पहचान ही रहे होगे ना तुम दोनों? मानव चुप रहा, लेकिन देविका बोली, ये तो संप्रति के सीने पर था। बर्थ मार्क या टैटू जैसा कुछ था। मानव ने अपनी शर्ट ओपन करके देविका को भी अपना निशान दिखाया और प्रतीक्षा से बोला, इस बर्थ मार्क का क्या मतलब है? प्रतीक्षा बोली, संप्रति ने तुमको ऐसे ही नहीं ढूंढ लिया था। तुम्हारा ये निशान सिग्नल का काम करता है। जब जब तुम बहुत खुश, बहुत उदास या खतरे में होते हो तो इस निशान से बाकी दल वालों को सिग्नल जाता है। देविका बोली, तो क्या इसलिए उस दिन वो बाज तुम्हारी मदद करने आया था और संप्रति से मिलने आते वक्त तुमको जोर का दर्द हुआ था? मानव ने देविका की बात पर ध्यान दिया तो उसे याद आया कि जब भी कोई अनहोनी या कोई अनोखी चीज होने वाली होती है, उसके सीने में जोर का दर्द उठता है। फिर चाहे वो उसकी माँ की कब्र मिलने वाली बात हो, या बनवारी का घर पर कब्जा करना हो, या संप्रीति का मिलना। फिर मानव बोला, इसमें पिताजी के वापस आने का जिक्र है। उसके बाद प्रतीक्षा डायरी बंद करके मानव को वापस करते हुए बोली, शायद वो भी अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो भी कभी लौट के नहीं आए। फिर मानव ने अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछा
और खड़े होते हुए बोला, मैंने फैसला कर लिया है। देविका चौंकते हुए बोली, कैसा फैसला? मानव बोला, मैं ही अपने दल का आखिरी वारिस हूँ और उनकी आखिरी उम्मीद भी। अगर मैं उन्हें बचाने नहीं गया तो मेरे माँ बाप की कुर्बानी बेकार जाएगी। इस पर देविका बोली, लेकिन तुम वहां जाकर करोगे भी क्या? ना तुम्हारे पास पावर्स है, ना साथी। संप्रति भी मर चुका है और तुमको तो जंगल के खतरों के बारे में भी कुछ नहीं पता। मानव ने जवाब में कहा, मैं अभी इतना सब नहीं सोच रहा हूँ। मुझे बस ग्रहण वाले दिन मंदिर में पहुंचना है। उसके आगे का रास्ता मुझे भगवान जी खुद दिखाएंगे। देविका ने मानव को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन मानव ने उसकी एक ना सुनी और बाद में मिलने को कहकर वापस हॉस्टल चला गया। जैसे जैसे ग्रहण का दिन आता जा रहा था, मानव की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। ग्रहण के 2 दिन पहले मानव ने अपने जाने की तैयारी पूरी कर ली, लेकिन जैसे ही वो जाने के लिए गेट पर पहुंचा, एक पुलिस की टीम ने उसे पकड़ लिया और प्रोफेसर विश्वेश के मर्डर के मामले में पूछताछ करने के लिए थाने लेकर चल दिए। मानव समझ गया था कि यह सारा काम देविका का है। वो नहीं चाहती थी कि मानव पंचजन्य जंगल में जाए। गाड़ी आधे रास्ते में पहुंची होगी कि मानव मौका देखकर गाड़ी से कूद गया और झाड़ियों में घुसकर भाग गया। फिर मानव ने मदद के लिए अजनबी नंबर से प्रतीक्षा को फोन किया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं देविका उसे ट्रेस ना कर रही हो। लेकिन प्रतीक्षा ने मदद के बदले मानव के साथ चलने का वादा ले लिया। मानव ने मना किया तो प्रतीक्षा बोली, मानव, तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम मेरे बिना मंदिर नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि तुमको वो भाषा पढ़नी ही नहीं आती है। मजबूरन मानव को प्रतीक्षा को साथ लेकर जाना ही पड़ा। जाने से पहले मानव ने हॉस्पिटल में एडमिट राघव की गर्लफ्रेंड के पिताजी को एटीएम कार्ड पहुंचा दिया और खुद अपनी मंजिल की तलाश में निकल पड़ा। चोरी छिपे पूरा दिन सफर करने के बाद मानव और प्रतीक्षा आखिरकार पंचजन्य जंगल की सीमा पर पहुंच गए। तभी मानव प्रतीक्षा से बोला, लेकिन हम मंदिर को ढूंढेंगे कैसे? इस पर प्रतीक्षा बोली, इस जंगल की बनावट कृष्ण जी के शरीर की तरह है। जब कृष्ण जी ने शरीर त्यागा था तो सिर पूरब और पैर पश्चिम में था। ये जंगल भी पूरब से पश्चिम में फैला हुआ है। जिस गरुड़ के मंदिर में हम तुम्हारी माँ को ढूंढने गए थे, वहां गरुड़ विष्णु के पैर के पास थे, तो उस हिसाब से मंदिर पश्चिम में ही होना चाहिए। उसके बाद बिना कोई शोर शराबा किए चांदनी रात में मानव और प्रतीक्षा धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ने लगे। मानव ने अचानक सामने देखा और बोला, वो देखो, वो रहा मंदिर। प्रतीक्षा बोली, मुझे इतनी दूर से नहीं दिखाई देता मानव, तुम जैसी आंखें नहीं है मेरे पास। प्रतीक्षा की यह बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि अचानक गोलियों की आवाज से पूरा जंगल गूंज गया। क्या मानव गरुड़ मंदिर में पहुंच पाएगा? क्या देविका कामयाब हो पाएगी मानव को रोक पाने में? आखिर कौन है ये गोली चलाने वाले लोग? जानने के लिए सुनते रहिए पक्षी राज, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।